9th 10th में चले गए, फिर वहां उनको केजी पर भी उनको काफी कंफ्यूजन रहता है, अरे करे तो करे क्या, वो कह लेते हूँ मैथ बनाओ 99 ला देंगे, इंग्लिश में 99 ला देंगे, फिर भी करे क्या। तो उनको जनरली हम लोग डेली कोर्सेज में क्या देखते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, वोकेशनल कोर्स को छोड़ देते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। तो इस तरह उसके अंदर काफी कंफ्यूजन आता है। तो बच्चे हमारे अगर आर्ट्स लेते हैं तो उनके लिए द्वार खुले रहते हैं, क्या हो सकते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में वो जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं डिप्लोमा उसमें, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, कॉल सेंटर जॉब उसको प्राप्त हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, वो बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन हो सकता है उनका, और फिल्म दुनिया में वो अपना ड्रामा की दुनिया में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। करियर अगर बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो इतना से ज्यादा करियर हो सकता है, बीएड करता है बच्चा, बीएड कर लेता है, फिर शिक्षक बन सकता है, कॉमर्स लेता है बच्चा तो सीए कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, सीएस बन सकता है, बीसीए कॉल सेंटर में भी जा सकता है, बैंक में जा सकता है, एलएलबी ये भी कर सकता है बच्चा, आर्ट्स वाला भी एलएलबी कर सकता है, बीएड करके एमएड करके वो टीचर शिक्षक बन सकता है, इंडियन मिलिट्री में जा सकता है और आईएएस अफसर भी बन सकता है बच्चा। फिर साइंस बच्चा जब लेगा तो क्या बन सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, तो बीएससी कर सकता है, बी फार्मा कर सकता है, बीटेक कर सकता है, एनडीए में जा सकता है, एनडीए के माध्यम से नेवी, एयरफोर्स और आर्मी बन सकता है, रेलवे में भी जा सकता है, मर्चेंट नेवी बन सकता है, फिल्म दुनिया में भी जा सकता है बच्चा, टीवी चैनल में भी जा सकता है, डिप्लोमा नर्सिंग कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो हम लोग को बच्चे के कंफ्यूजन को दूर करना है और ये सारी जो कोर्सेज जो है उसको प्रोवाइड हो जाएगी। तो बच्चे जो हम लोग उसको बनाए तो उसके अंदर जो प्रतिभा हम लोग दिए वो जो है निखर के आ जाएगा। और यही इतना भी शुरू से दे हम लोग और लास्ट में उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, वही बच्चा जो है फेलियर हो जाता है और बाद में भी जो अपने आप को भी पूछता है कि मैं इतना टैलेंट बना कर मैं क्या किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन मिला ही नहीं। थैंक्स, जस्ट आई वांट टू कंक्लूड माय सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम सत्र में हम सभी प्रवेश करेंगे। इस 5वें और अंतिम सेशन में बहुत अच्छा टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी। किसी भी विद्यालय के लाइब्रेरी के लिए डिजिटल होना वहाँ की विद्यालय की जो एडवांसमेंट है उसकी जो मतलब डेवलपमेंट है वो सोच करता है, वो दिखाता है कि हमारे यहाँ डिजिटल है या नहीं। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटल लाइब्रेरी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसको बताने के लिए एज ए रिसोर्स पर्सन आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जितेंद्र गुप्ता जी। He belongs to our primary section. Please give him big hands and welcome him on the stage. आज के अंतिम सत्र में अंत भला को सब भला सभी लोग टॉपिक को बिल्कुल ही नया है डिजिटल लाइब्रेरी, लेकिन इसके पहले दूसरा जो शब्द है लाइब्रेरी, ये बहुत ही पुराना शब्द है और हम सब इससे वाकिफ नहीं है। उसमें वह थोड़ा सा एक शब्द जुट गया है डिजिटल और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में सबसे पहले हम लाइब्रेरी की परिभाषा को समझें
ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि डिजिटल लाइब्रेरी भी इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी जो है वह लैटिन शब्द से बना है। लिब्रा उसका रूट वर्ड है और उसका मीनिंग होता है बुक, ठीक है। और इस बुक्स के कलेक्शन को ही लाइब्रेरी बोला गया है, ठीक है। हालांकि आपने भारतीय भाषा में पुस्तक का जो कलेक्शन है या समूह है उसको लाइब्रेरी पुस्तकालय बोलते हैं, उसी तरह कलेक्शन ऑफ बुक को भी हम लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मानव को स्वस्थ होने के लिए, मानसिक शरीर को स्वस्थ होने के लिए अच्छे पकवान की जरूरत होती है, खान पान की जरूरत होती है। उसी तरह से मानव के मस्तिष्क को भी स्वस्थ रहने के लिए हमारे नए नए ज्ञान की जरूरत होती है। और वह सभी ज्ञान हमें मिलता कहाँ से है? तो हमें एक दो बुक से, एक दो पुस्तक से नहीं मिल सकता है। वह हम जितना ही अर्जित करना चाहें वह अलग अलग बुक से हम ले सकते हैं। बात आती है यहाँ पे समस्या हो कि बहुत सारे बुक्स हमारे पास आएंगे कहाँ से? तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी शब्द का निर्माण किया गया और लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट अपने इस वैश्विक क्षेत्र में आया। लाइब्रेरी जो है यह कहीं एक विषय वस्तु पर सीमित नहीं है। लाइब्रेरी प्रत्येक क्षेत्र में विकसित है। ऐसा नहीं है कि वह आर्ट्स के क्षेत्र में विकसित है या एजुकेशन में ही विकसित है, रिसर्च में भी लाइब्रेरी विकसित है। आज आप पीएचडी करते हैं, पहले के जमाना में जब लाइब्रेरी उतना डेवलप नहीं हुआ करता था, तब पुराने जमाने में आप पीएचडी दूसरे के थीसिस को कॉपी पेस्ट करके डिग्री ले लेते थे। लेकिन आज यह संभव नहीं है कि दूसरे के थीसिस को कॉपी पेस्ट करके आपको उपाधि पीएचडी की मिल जाए। यह लाइब्रेरी का ही कमाल है। यदि लाइब्रेरी नहीं होता तो पुराने जमाने जैसा बहुत से पीएचडी होल्डर मिल जाते, लेकिन आज के जमाने में पीएचडी होल्डर मिलना बड़ा ही मुश्किल है। आजकल जेआरएफ तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जेआरएफ करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, स्कॉलरशिप उनको मिलने लगती है, लेकिन थीसिस जमा करते करते अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। लाइब्रेरी के कंसेप्ट में कह रहा है कि लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मटेरियल, बुक्स और मीडिया दैट आर एक्सेसिबल फॉर यूज, नॉट जस्ट फॉर डिस्प्ले। ऐसा नहीं है कि अपने विद्यालय में भी लाइब्रेरी है, लेकिन हमें लगता है कि वह विद्यालय बच्चों के लिए प्रयोग शायद ही बहुत कम होता है। हालांकि इसका भी उपयुक्तता होना चाहिए। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि हम सीबीएसई के करिकुलम को फिलअप करते हैं, फुलफिल करते हैं तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए लाइब्रेरी हो जाए। हालांकि मैं व्यवस्था का केस नहीं जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात रख रहा हूँ। तो यदि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में हमारे बहुत सी एडिशन के बुक्स होते हैं, उस बुक्स को बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए और बच्चों के लिए ही तो लाइब्रेरी होती है। नहीं तो फिर सीबीएसई करिकुलम में या और भी कहीं लाइब्रेरी का कंसेप्ट ही नहीं होता और उस कोड और कंडक्ट में हमारा लाइब्रेरी शब्द भी नहीं ऐड होता। अब है लाइब्रेरी में की आवश्यकता क्यों करी, तो हमने एक तो बता दिया कॉपी पेस्ट और पीएचडी डिग्री। दूसरे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं चलूंगा, जैसे अपने भारत के, भले ही भारत आज अपने विश्व में आज पीछे चल रहा हो शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भारतीय ही सबसे आगे है, लेकिन भारत पीछे है। इस दो बातों को समझना बिल्कुल ही जरूरी है। भारत पीछे इसलिए है कि भारत में जो
वैश्विक क्षेत्र के रूप में जो भारत को बढ़ना चाहिए वह एजुकेशन भारत में नहीं है। अर्थात वो एजुकेशन मिलता कहाँ से है? तो वह एजुकेशन हमें सिर्फ और सिर्फ वह धरोहर हमें लाइब्रेरी से ही मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यह भी बात कर सकता हूँ कि यदि हमारे पिताजी के पास जो है वह धरोहर से मैं अपने को अभी हूँ और फिर मैं जो बनाऊंगा उससे मेरा पुत्र को प्राप्त होगा। तो इसी तरह से लाइब्रेरी से भी हमें, लाइब्रेरी हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है जिसको भी हमें बचाकर रखना जरूरी है। तो भारत की बात मैं कर रहा था। भारत भले ही पीछे है लेकिन भारत के लोग ही आगे हैं। आज कहीं भी देखिए, अमेरिका कहा जाता है कि इंग्लैंड का ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के तो अवश्य हैं लेकिन वो भारत के नहीं हैं। इस बात को भी हमें मानना चाहिए। या उनकी जो एजुकेशन हुई है वो भारत से नहीं हुई है, यह अकाट्य सत्य है। यदि उनकी शिक्षा भारत से हुई होती तो हम मान सकते थे कि भारत का एजुकेशन बहुत ही बेहतर है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। दूसरी बात हमारी यह है कि आज हमारा भारत पीछे है और भारतीय आगे हैं। इसका मतलब यह है कि वह भारतीय आगे हैं जो भारत से बाहर, भारत के बाउंड्री को पार करके अपने एजुकेशन को प्राप्त किया है, वह भारत से आगे हैं। लेकिन भारत में रहकर मुझे नहीं लगता है कि वे लोग बहुत आगे निकल गए। परसेंटेज देखें तो भारत के बाउंड्री को पार करने वाले ही भारत से सबसे आगे हैं। दूसरी बात है कि भारत आज भले ही पीछे है लेकिन एक जमाना था, 5वीं शताब्दी जो थी, 5वीं शताब्दी में हमारा भारत सबसे आगे था। विश्व गुरु इसीलिए भारत को कहते हैं कि उस जमाने में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा धरोहर हमारे भारत में ही था। ठीक है, तो उस जमाने का जो भी धरोहर हमारे पास था, लगभग 9 मंजिला बिल्डिंग और लाखों की पुस्तकें वहां पे सिस्टमेटिक रूप से रखी हुई थी। सभी विश्व के बच्चे वहां पे आते थे, पढ़ते थे, बिल्कुल ही निःशुल्क। आखिर वो व्यवस्था हुई थी कैसे? तो उस समय के जमाने में भारत समृद्ध था जिसकी वजह से वो हुआ। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है, इसलिए कि उस समय का नालंदा जो विश्वविद्यालय था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने उसको जलवा दिया। उसको जलवाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि यदि मैं इसे जलवा दूंगा तो मुझे बहुत कुछ खुशी मिल जाएगी। उसको द्वेष रूप में यह देखना था कि आखिर भारत विश्व गुरु हुआ कैसे, भारत विश्व गुरु हो कैसे रहा है, सभी विदेश के लोग भारत में आते कैसे हैं। तो उसने अपने मंत्रिमंडलों से और लोगों से उसने राय लिया और कहा कि सबसे विश्व गुरु के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको यदि समाप्त किया जाए तो हमें लगता है कि भारत समाप्त हो सकता है और भारत पे हमारा आजीवन शासन रह सकता है। तो भारत पे आजीवन शासन रखने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। अब आती है यहीं से दूसरा टर्म कि आखिर डिजिटल की जरूरत क्यों? आखिर लाइब्रेरी के बारे में हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब डिजिटल की आवश्यकता क्यों पड़े? तो डिजिटल एक अलग शब्द है, साइंस वाले समझते होंगे। डिजिटल, डिजिट का मतलब होता है 0 to 9, लेकिन उसमें डिजिटल वर्ड से हम यह समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस में कि 0 and 1, अर्थात 1 और 0 से ही हमारी द्विधारी पद्धति है, उसी से हमारा यह डिजिटल वर्ड बना है। और हम आज जितना भी टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, सिंबल जो भी हम देते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, जो भी मटेरियल हम भेजते हैं किसी के पास व्हाट्सएप से या और भी किसी मीडिया से, तो वह सब हमारा किस रूप में स्टोर होता है?
0 और 1 के रूप में होता है, अर्थात वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। तो डिजिटल फॉर्म की बात हम यहाँ करेंगे अब कि डिजिटल फॉर्म की डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता क्यों है। तो थोड़ा सा हम और बैक चलते हैं। यदि हमारा भारत विश्व गुरु हुआ था तो क्या उस समय यदि डिजिटलाइजेशन हो सकता था तो हमारा जितना भी नालंदा विश्वविद्यालय में जो भी हमारे धरोहर जो उपस्थित थे और सब वो पीढ़ी के द्वारा जला दिए गए, यदि उस समय डिजिटलाइजेशन हुआ रहता 8वीं शताब्दी में तो आज हमारा देश वाकई बहुत आगे रहता, ताकि वो टोटल कंटेंट टोटल बुक से वो हमारा धरोहर वेब पेज रहता, वो हमारा नष्ट नहीं हुआ रहता, राष्ट्र। तो इसलिए इस सभी चीजों की तरह से बहुत से और कारण हैं, लेकिन मैं भारत का ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिससे डिजिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। अब रही बात डिजिटलाइजेशन की जरूरत दूसरे रूप में भी पड़ी कि हम एक जगह हैं, अभी हम इस सेमिनार में हम लोग सभी लोग बैठे हैं, सेमिनार में हम किसी एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत पीछे ऐसे 2 लोग हैं 4 लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, अपना मोबाइल का यूज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और कंटेंट को देख रहे हो, जैसे मैं भी सर्च कर रहा था तो तक्षशिला और नालंदा का मेरे दिमाग में आया तो मैंने उसको ऐड कर दिया। ये पहले से मेरा उस कंटेंट में नहीं है, एग्जाम्पल। तो यह एक उपयोगिता है। यदि डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा था तो हम एक ही भवन में बैठे दूसरे रिसोर्स को हम सोर्स के माध्यम से नहीं ले सकते थे। यह हमारा डिजिटल का कमाल है। तो इस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ और डिजिटल की जरूरत हमें तभी पड़ी। आप कह रहा है कि डिजिटल की जरूरत हमें पड़ी तो उससे हमें और क्या क्या हो सकता है। तो एक गेटवे टू नॉलेज एंड कल्चर, अर्थात हमारे धरोहर को वह स्थापित रह सकता है। लाइब्रेरीज प्ले ए फंडामेंटल रोल इन सोसाइटी, द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दे ऑफर क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, सपोर्ट लिटरेसी एंड एजुकेशन टू हेल्प शेप ए न्यू आइडिया एंड पर्सपेक्टिव that are central to creative and innovative society। इस तरह से हमारा डिजिटल की जरूरत पड़ी। अब है कि डिजिटल की जब हमारी जरूरत पड़ी तो डिजिटल का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया। जैसे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हम सब समझ रहे हैं कि लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी पे हम बात नहीं कर रहे, हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी का जो भी पुराना कंसेप्चुअल मॉडल वगैरह जो है उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्चुअल मॉडल पे बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में हम यह कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स जो भी अवेलेबल है वो वन वे में नहीं है, मल्टीपल वे में, वो वर्चुअल मोड में है। ठीक है ना। तो वर्चुअल मोड में है और वर्चुअल मोड में हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। वर्चुअल मोड में हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि अपने हम लोग इस सेमिनार रूम में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हमारे स्पीच को भी सुन रहे हैं और मोबाइल को भी यूज करके दूसरे सोर्सेज को भी वो लोग गेन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी के टाइप ऑफ लाइब्रेरी दैट हैड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे अभी मैंने बताया कि अपने विद्यालय में जो लाइब्रेरी है उसके लिए एक अलग से रूम अलॉट कर दिया गया है। वह रूम सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के लिए ही है, अर्थात उतना स्पेस वह लाइब्रेरी रूम ले चुका है। ठीक है ना। लेकिन वह फिजिकल लाइब्रेरी अर्थात वह लाइब्रेरी है इसीलिए वो लिए हुआ है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी यदि वही कन्वर्ट हो जाए तो हमारा लाइब्रेरी का जो रूम है वह स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी रहे हम अपने लाइब्रेरी का यूज हम कर सकते हैं विदाउट स्पेस। तो वही कह रहा है डिजिटल लाइब्रेरी टाइप ऑफ लाइब्रेरी दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म। मैंने बताया डिजिटल फॉर्म में टोटल डाटा है 0 और 1 में।
अर्थात 0 और 1 में अब थोड़ा सा हम लोग यह समझ लें कि सभी लोग समझ रहे होंगे कि 0 और 1 के फॉर्म में डाटा कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। यह साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है ना। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, उस पर भी कभी टॉपिक आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बोलने की। तो डिजिटल फॉर्म में चला जाता है और इट में भी ऑडियो, वीडियो, इमेज, पीडीएफ, इट्स एक्स्ट्रा, ये सब जितना भी फॉर्म आजकल हमारे पास अवेलेबल है, दुनिया में जो अवेलेबल है, टोटल इमेजेस, टोटल वीडियो, टोटल रिकॉर्डिंग को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही कहीं शेयर करते हैं। अब इस पे है कि डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट बहुत पुराना नहीं है। लाइब्रेरी का कंसेप्ट तो बहुत पुराना है। जैसे हमने अपने एग्जांपल में बताया कि भारत में हमारे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास लगभग 4वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी से, तो 5वीं शताब्दी और आज की 21वीं शताब्दी में बहुत का डिफरेंस है, ठीक है। तो कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट 21वीं शताब्दी में ही आया है, अर्थात यह कंसेप्ट बहुत पुराना नहीं। तो इसमें बहुत से ऐसे फिलोसोफर हैं जो अलग अलग अपना मत दिए हैं डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, लेकिन सभी को न बताते हुए 2-4 फिलोसोफर हैं जिनका बहुत ही चर्चित डिजिटल कंसेप्ट है, उसको मैंने यहाँ पे लिया है और उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नंबर में है क्लिफोर्ड लिंच, जिन्होंने 1995 में दिया है। उन्होंने अपना थीसिस सबमिट किया था जिसमें लिखा था लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी इज ए सिस्टम प्रोवाइडिंग ए कम्युनिटी ऑफ यूजर्स which coherent access to a large organized repository of digital information and knowledge for resources that are seamlessly integrated। इनका कहना था क्लिफोर्ड लिंच जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो भी मटेरियल प्रोवाइड करता है, और उस भंडार के रूप में स्टोर करने के लिए उसे फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आज हम अपने विद्यालय के लाइब्रेरी में यदि 1000 बुक्स हमें रखना हो, यदि सीबीएसई करिकुलम में आ जाए कि 1000 बुक्स एक्स्ट्रा लेटेस्ट एडिशन रखिए, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा यदि उस रूम में जगह नहीं है तो एक अलग से रूम हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल लाइब्रेरी की बात हो गई। वही जस्ट डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्लिफोर्ड ने दिया कि our collection of information here the objects that are digital form and that may be organized, accessed, evaluated and used by means to है और टोटल लगभग बोर्डमैन से ही रिलेटेड है, और एक और है वो दो, अर्थात जो भी आज हमारा सेमिनार चल रहा है, इस 19 तारीख को जो सेमिनार हमारा संचालित हुआ है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कल कर्मचारी ने ऑर्डर दे दिया और आज हम लोगों ने सेमिनार को चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके पहले आज सेमिनार शुरू होने से पहले हम लोगों ने इसमें बहुत सारे सीबीएसई के जो भी मनोज जी हैं, ये सब लोग बहुत सारे मेहनत किए हैं, कंप्यूटर वाले भी बहुत सारे मेहनत किए हैं पीपीटी वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारे मटेरियल वार्ता के पीछे का होता है। तो इन्होंने बोला है ए में सर्विसेज बिंदु है, वह सर्विसेज है। दूसरा क्या है, आर्किटेक्चर, अर्थात जो वार्ता के पीछे जो हमारा कंटेंट स्टोर हो रहा है वह किस बेस में हो रहा है। डिजिटल बेस में तो हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, लेकिन क्या डिजिटल फॉर्म में नहीं होने का, जैसे हम कहते हैं ना कि मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का एक ही क्वेश्चन को हम बहुत सारे ढंग से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो किस फॉर्म से हम उसको स्टोर कर सकते हैं नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह से इसी तरह से मिला हुआ सिंगल डिफिनेशन एक और है मार्क मियोनी एंड फॉक्स का, जिन्होंने 1999 में दिया है, ठीक है, अपना डिफिनेशन। उनका डिफिनेशन है डिजिटल लाइब्रेरी हैज 4 डायमेंशन। इन्होंने उसे बोर्डमैन के डिफिनेशन को थोड़ा सा और सिंप्लाई कर दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि डिजिटल लाइब्रेरी का 4 डायमेंशन होना चाहिए।
और कौन कौन सा होना चाहिए? तो पहला कम्युनिटी होना चाहिए, अर्थात लाइब्रेरी कम्युनिटी के लिए ही होता है। यदि कम्युनिटी नहीं हो तो लाइब्रेरी का कोई फायदा नहीं है। तो पहला कम्युनिटी है, दूसरा टेक्नोलॉजी है, अर्थात जो हम लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं या डिजिटल लाइब्रेरी हम बनाने जा रहे हैं या डिजिटल लाइब्रेरी को हम डेवलप कर रहे हैं, तो क्या वो डिजिटल लाइब्रेरी में कौन से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी। और थर्ड है सर्विसेज, फोर्थ है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट भी मायने रखता है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्शन के बच्चे को हम 12 का कंटेंट दे दें, तो यह पॉसिबल नहीं है, वो नहीं उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इनका जो मार्कोनी और फॉक्स का जो डिफिनेशन है वह थोड़ा सा उसे उन्होंने सिंप्लीफाई किया और 4 डायमेंशन इसमें दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ही जरूरी है, कम्युनिटी के लिए है, टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है और कंटेंट नेसेसरी है। कंटेंट कहाँ पे किस तरह के माइंड को, किस तरह के बच्चों के लिए किस तरह के कंटेंट हम सौंपे, ठीक है ना, और से ताकि उस बच्चे का माइंड और डेवलप हो सके। तो इस तरह से ये 4 हमारे डिजिटल लाइब्रेरी के जो फिलोसोफर थे जिनका बहुत ही प्रसिद्ध डिफिनेशन है और इन चारों को लगभग चारों तरफ दिया जाता है। उसके बाद है टर्म ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। जब डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत से फिलोसोफर ने दिया, उस समय तक जब तक फिलोसोफरों ने अपना डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिया, उस समय तक डिजिटल लाइब्रेरी अभी तक इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में अभी बना नहीं था। सिर्फ अभी लोग इमेजिन कर रहे थे, ये सब अभी इमेजिन कर रहे थे या कि हमारे अब होगा कैसे। ठीक है, तो अब कह रहा है टर्म ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का टर्म आया कहाँ से? तो सबसे पहले अमेरिका यूएस का जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को बनाया। उसने कहा द टर्म ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी फर्स्ट यूज्ड इन 1994 इन प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूएस गवर्नमेंट कॉल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। अर्थात वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है वह यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ही आया और 1994 में आया। इन इंडिया में डिजिटल लाइब्रेरी का टर्म जो है यह इम्प्लीमेंटेड किया गया, जिसको फुली डिजिटलाइज किया गया। वह लाइब्रेरी था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और ये कब बना? ये बहुत ही रिसेंट में बना है। हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी भले ही 1990-94 से सुनते आ रहे हैं, 91 सुनते आ रहे हैं, लेकिन 2019 में डिजिटलाइज किया गया। ठीक है ना, जो नेशनल दिल्ली में है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना, और वह 2019 में बनाया गया। सोचिए 2022 चल रहा है, 2019 में बना है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है हमारा बहुत इंडिया के लिए बहुत पुराना नहीं है, नया है और अभी इस पर और ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अभी हमने आपको IIT खड़गपुर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख ले कि आखिर वो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी का। उसका थोड़ा सा एक क्लिप है डिजिटल लाइब्रेरी का जो बनाया गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। This civilization is about to become its youngest. In order to reap the dividend of this demographic advantage, education is the key challenge. The National Digital Library of India is a national mission project from the NHRD, focused to use technology-enabled learning to create a knowledge base for all citizens of India. If all of the citizens of India who need to be educated, then it is almost every month India needs to set up 6 universities.
and about 250 colleagues. The National Digital Library of India is a vehicle that utilizes digital technologies and attempts to connect the best of resources to all citizens of the country. It will connect the students, scholars, researchers at all levels, along with teachers as well as administrators. It will use a major technique of library science called metadata. Every content will have a set of fields which will describe what that content is. That will be maintained in a central database in National Digital Library of India. And whenever the user comes to the portal and would like to look for something, that database will be looked for. This library will have two main pillars. The first will be a repository of content acquired and collated from different digital sources available in the country for learners of all ages through a single window. The second is a movement which tries to ensure that all the small digital libraries developed in all academic research and other institutions get connected. Two words that define National Digital Library of India are inclusive and open. This repository welcomes all contributors and all organizations at all user levels. India's diversity through its multilingual interface, which gives the user access to resources in several Indian languages. I think India is a wonderful platform for research scholars like us. It's like an online aspect, educational aspect, providing access to certain rare collections of journals and books, providing interest to research and innovations. I think it's going to be helpful for the entire country as well. The data will be open. The whole software infrastructure, the way the library is organized will be open. All expertise will be open. It will bridge the digital divide of both rural and urban India, because we are going to have this platform not only on computers but also on mobile phones. Multiple data resources, which is especially important for lawyers because we have to refer to a lot of resources for the various activities like multiple competitions, preparation of our projects, etc. So I think it's a step in the correct direction. National Digital Library of India, the centerpiece for the digital movement to academically connect the country. Visit ndl.iitkgp.ac.in. इस क्लिप में हमने यही बताया कि इंडिया डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल टेक्नोलॉजी में भले ही आगे है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में आगे नहीं है। 2019 में यह डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया, उसका एक छोटा सा क्लिप है। अब इसके बाद जो अगला कंटेंट मेरा है वह है आपकी लाइब्रेरी से डिजिटल लाइब्रेरी में हम कन्वर्सन कैसे करते हैं। हमारे पास जो भी कंटेंट है पुराना ही कंटेंट है, उसी कंटेंट को हमें क्या करना है, डिजिटलाइज कन्वर्ट करना है। जैसे अभी स्कूले में हम लोग कंप्यूटर के टीचर हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती है कि थोड़ा सा इसको टाइप कर देना है, इसको ये कर देना है और क्लास भी लेना है। अब ये टेंशन बना रहा है क्लास करें, घर पे इतना बजे जाना है, ये करना है, वो करना है और वो भी काम करना है। काम तो करना है, किसी तरह में काम करना है, तो सारा कुछ करते हुए रहें। इसके बारे में ये बता रहा है कि जो भी कंटेंट अर्थात मेरे पास फिजिकल कंटेंट है, उस फिजिकल कंटेंट को क्या करना है, हमें डिजिटलाइज करना है। तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन
बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। आखिर जो हमारे पास पुराना धरोहर है उसी को ना हम कंटेंट डिजिटलाइज करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, बख्तियार द्वारा जैसे और भी ऐसे आएंगे और भारत के अच्छे से लाइब्रेरी को जलाकर चले जाएंगे। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा हो तो फिर हमारा धरोहर वैसा ही राख हो जाएगा। तो इसीलिए हमें डिजिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी और यहाँ पे अब हमें यह समझना है कि कन्वर्सन हमें क्यों जरूरी है। तो लाइब्रेरी से डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्सन होने के लिए सबसे पहला जरूरी है फिजिकल एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी जो कहीं भी होता है वह प्राइवेट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यह फोकस कर रहे हैं कि लाइब्रेरी कोई भी हो वह डिजिटलाइज कैसे हो, हम इस पर फोकस करना चाह रहे हैं। तो लाइब्रेरी जो होता है वह फिजिकली होता है, फिजिकली एग्जिस्टेंस स्पेस को लेता है और उसमें लॉजिकली तो होता है, लॉजिकली बिल्कुल होता है, लॉजिकली में एनालॉग सिस्टम पे वो वर्क करता है। लेकिन डिजिटलाइज जब मेरा वो कन्वर्सन होगा तो उसमें यही दोनों चीज नहीं रहेगा। पहला क्या कि वो स्पेस एग्जिस्टेंस नहीं करेगा और दूसरा क्या कि वो एनालॉग अर्थात मैनुअल सिस्टम पर वर्क नहीं करेगा, वह 0 और 1 डिजिटल सिस्टम पे वर्क करेगा। पहला चीज हो गया, इसीलिए हमें लाइब्रेरी से डिजिटल लाइब्रेरी की जरूरत है। दूसरा कि ह्यूज स्पेस कीपिंग फिजिकल में था, लेकिन डिजिटल में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन था। अर्थात हम यहाँ पे बैठे हैं सेमिनार में और कहीं कहीं का कंटेंट हम गूगल के थ्रू एक्सेस कर ले रहे हैं, तो क्या यह हमारे पास पाबंदी तो नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो सिर्फ इस सेमिनार में हम गूगल से कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यह हम बैठे बैठे कर ले रहे हैं, अर्थात ये वर्चुअल हो गया। सेकेंड है फिजिकली डेटा। जो मेरे पास लाइब्रेरी में बुक्स के रूप में जो रैक में सिस्टमेटिक रखा हुआ है वह फिजिकली है, ठीक है ना, वो फिजिकली डाटा है। अर्थात उस डाटा को हम समझते हैं कि रैक नंबर 2 में, रैक नंबर 2 के इस नंबर एनालॉग सिस्टम में ये बुक रखी हुई है और ये बुक इस एडिशन की है। इस तरह से जो लाइब्रेरियन होंगे वो समझते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो होता है। हम यदि हम लोग जैसे आम आदमी जाएं तो लाइब्रेरी पहले ढूंढेंगे, शीशा से देखेंगे कि उस गोदरेज में किस रैक पे कौन सा बुक है, ढूंढेंगे। लेकिन हम लोग सीधे जाए वहां पे और लाइब्रेरियन से भेंट करें तो लाइब्रेरियन को कहीं ढूंढना नहीं है, वो सीधे उसी रैक के पास जाएंगे जहां पे वो बुक रखी हुई है और वहां से तुरंत को खोलेंगे और निकाल कर हमें दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की बात है फिजिकली डेटा और डिजिटली डेटा। नेक्स्ट है स्लो इवोल्यूशन। अर्थात लाइब्रेरी में जो भी फिजिकल डाटा होता है वह स्लो इवोल्यूशन होता है। जैसे आज जो बुक्स जो प्रिंट हुई है वह यह जरूरी नहीं है कि अगले सत्र के लिए फिर वो बुक से प्रिंट हो जाए, इसलिए कि प्रिंट होने में बहुत से कॉस्ट लगते हैं और बुक्स की भी नीड होती है कि बुक्स कितनी छापनी है, कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है मार्केट में और उतना ही बुक छपेगी। इन केस कोरोना काल में कोई सोचा नहीं होगा कि हमारा कोरोना काल आएगा और बुक्स हमने जो छापा है वह बुक्स नहीं बिक पाएगा। जैसे अपने विद्या भारती में ऐसा ही हुआ था, कोरोना काल लग गया, बुक्स बहुत नहीं खरीदे और दूसरे बात जब दूसरे सेशन में जब आया तो सिलेबस चेंज हो गया, अब बुक वही दे लगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो यही चीज कह रहा है कि स्लो इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो एडिशन उसमें संभव नहीं है, बार बार संभव नहीं है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, बार बार संभव है। आपको वह फैसिलिटी दे देगा डिजिटल लाइब्रेरी वाला कि आप उस बुक्स को देख रहे हैं, उस बुक्स में यदि कुछ ऐसा परेशानी है या आपको लग रहा है कुछ त्रुटि है, कुछ एरर है,
तो आप उसको ब्लॉक में डाल सकते हैं और ब्लॉक में डालने के बाद वह फिर पूरे बुक्स को वह एडिशनलाइज नहीं करेगा, वह तुरंत उसको जब वो खोलेगा तो देखेगा कि हाँ भाई यही होना चाहिए, हमारा मिसप्रिंट हुआ है, तो उसने क्या करेगा, वह उसको अप टू डेट कर देगा, फिर वह न्यू एडिशन के रूप में वह बुक आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से डायनेमिक इवोल्यूशन होता है। नो डायरेक्ट टू लिंक यूज अर्थात लाइब्रेरी अर्थात फिजिकल लाइब्रेरी में हम डायरेक्ट कहीं से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम चाहें तो एक बार में एक ही बुक को अलॉट कर सकते हैं या अपना उसका कुछ टाइम लिमिटेशन होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होता है लाइब्रेरी का कि यदि एक स्टूडेंट एक यूजर को यदि 2 बुक प्रोवाइड करना है तो 2 ही प्रोवाइड किया जा सकता है, तीसरा बुक प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, यह लिमिटेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी में कुछ लिमिटेशन नहीं है। इसमें जो भी आप एक बार मेंबर बन गए, जितने बार चाहे उतने बार उसको एक्सेस आप कर सकते हैं, जो भी बुक चाहे वो भी बुक एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैश स्ट्रक्चर मेटा डाटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटा डाटा फ्लैश स्ट्रक्चर के रूप में होता है, अर्थात मेटा डाटा का मतलब होता है कि वह हमारा डेटा बुक्स कलेक्शन ऑफ बुक्स जो हमारा लाइब्रेरी में है वह किस रूप में है, अर्थात बहुत ही बड़े रूप में है, और उस मेटा डाटा से हम उस लाइब्रेरी से कैसे अपने स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना। तो वही है कि यहाँ पे फ्लैट है और यहाँ पे क्या है, डायनेमिक है, अर्थात हम यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद है लिमिटेड टू एक्सेस और अनलिमिटेड टू एक्सेस, वन वे इंटरेक्शन, और डिजिटल में है डायनेमिक रियल टाइम इंटरेक्शन। इस तरह से हमने जाना कि डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता क्यों है लाइब्रेरी से। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स है, उसी तरह से कुछ कंपोनेंट्स है डिजिटल लाइब्रेरी का, उसके बारे में हम कुछ जान लें। कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अलग अलग लाइब्रेरी जो है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने लाइब्रेरी को अलग अलग फॉर्म में जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। आखिर वो फॉर्म क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं या सॉफ्टवेयर कंपनी जो डेवलप करती है सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेज में डेवलप करती है। ठीक है ना, जैसे जावा में डेवलप करती है, सी में डेवलप करती है, फॉक्सट्रो में डेवलप करती है, ठीक है ना, विजुअल बेसिक में डेवलप करती है। डेवलप किसी भी लैंग्वेज में करे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट वही है कि हमें जो स्पेसिफिक वर्क करना है, क्या वह सॉफ्टवेयर उस वर्क के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसी तरह से कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम बुक्स जो बना रहे हैं, जो लाइब्रेरी जो कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस रूप में हम उसको कलेक्शन कर सकें। नेक्स्ट है डिजिटल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात लाइब्रेरी जो डेवलप हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वह किस तरह का होना चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन जो लाइब्रेरी को डिजिटलाइज कर रहा है उसके पास यह नॉलेज होना चाहिए, डिजिटल का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि पुराने वर्जन पे चल रहा हो और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो जाए, फिर वो लाइब्रेरी पीछे के पीछे रह जाएगी। इसीलिए अप टू डेट उसे हमेशा होना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात बुक को जब हम डायनेमिक रूप में एक्सेस करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी में, तो उसका भी फॉर्मेट बता रहा है कि हम एक्सेस कैसे करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बहुत ऐसे हैं कि कुछ टोकन जनरेट करते हैं, जैसे हम लोग बैंक से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल हमारा अटैच होता है तो क्या होता है, एक ओटीपी देता है। वो एक उसका क्या है, एक्सेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जब तक वो ओटीपी हमारे मोबाइल पे नहीं देगा, उसका ओटीपी हम उसको नहीं डालेंगे, तब तक वो नहीं समझेगा कि यह मोबाइल वाला जेन्युइन पर्सन है। ठीक है ना, तो यही है एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी का ये कंटेंट है कि कोई भी लाइब्रेरी एक नेटवर्क के रूप में रहता है।
जैसे आज हम लोग यहाँ पे हैं, बरवत का विद्या मंदिर है, तो ये ऐसा नहीं है कि लोक शिक्षा समिति का सिर्फ यही एक विद्यालय है। लोक शिक्षा समिति का एक और विद्यालय विद्या में है, जो राजौरी के हैं, जो प्रहलाद यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर इस विद्यालय से तो उसका नेटवर्क है, तभी तो इन्होंने यहाँ पे आया है, नहीं तो आते नहीं। तो इस तरह से कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डिजिटलाइजेशन हम करते हैं लाइब्रेरी का डिजिटल फॉर्म में, तो उसका नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, अर्थात उसको हम डेवलप कर रहे हैं तो किस रूप में उसको डेवलप करें, नेटवर्क उसका कैसा हो, ठीक है ना, कमजोर या मजबूत हो। तो भाई का कमजोर होगा तो उसमें जो भी कंटेंट है उसको लोटा कर लेंगे, आसानी से उसको एक्सेस कर लेंगे और उसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने का ऑप्शन नहीं हो, अर्थात हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग। उस तरह से आईपीआर भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट जिसमें हम लोग बात करते हैं, कॉपीराइट अर्थात हमारा दिया हुआ कंटेंट आप चुरा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जिसको हम और आप कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे हमने पीएचडी का डिग्री के लिए बताया थीसिस का, उस तरह से है, लेकिन उसे हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसको हम पब्लिसाइज नहीं कर सकते। पब्लिश यदि करेंगे तो उसका रॉयल्टी जो है, जो पहले जो जिसका है, जिससे हमने कॉपी पेस्ट किया, उसका रॉयल्टी उसी के पास चली जाएगी, हमें नहीं आएगी। और दूसरी बात यह होगी कि हमारे ऊपर कंप्लेन भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक आईपीआर के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत होता है। तो आईपीआर भी जो है वह नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, राइट हो या कॉपीराइट भी। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, जब इतना सब चीज को हमने पढ़ लिया तो उसमें स्वाभाविक है कि सारी जगह डिजिटलाइजेशन फॉर्म में डाटा है, तो हमारा सर्विस क्या होनी चाहिए डिजिटलाइज होनी चाहिए। उसके बाद है सर्च एंड ब्राउज इंटरफेस इन डिजिटल। हम डिजिटल के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन आखिर डिजिटल डाटा को हम इंटरफेस कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो विलियम वाई के द्वारा यह दिया गया है कि विलियम वाई डिजाइन ए कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ लेआउट टू सर्च एंड ब्राउज इंटरफेस इन 2000। विलियम वाई ने 2000 में एक कंसेप्चुअल मॉडल दिया, ठीक है ना, डिजिटल लाइब्रेरी का, जिसमें क्या होना चाहिए था, इंटरफेस डिजाइन होना चाहिए था। अर्थात डिजाइन हमारा कैसा हो, इंटरफेस का डिजाइन कैसा हो, बिल्कुल ऐसा अट्रैक्टिव रहे जिससे यूजर देखे और फ्रेंडली उसको समझ जाए और उसे वो डाटा को एक्सेस कर ले। ऐसा ना हो कि हम जैसे साइट पर गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसा कंटेंट है, जब समझेंगे तब तो उसको एक्सेस करेंगे ना, नहीं तो 30 के डैश हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। तो एकदम क्या होना चाहिए, इंटरफेस डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सेकेंड क्या है, फंक्शनल डिजाइन। इंटरफेस जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से फंक्शन होना चाहिए, वह कैसे कार्य करे, इस तरह से भी हमारा वो समझना जरूरी है। डेटा एंड मेटा डाटा, डेटा और मेटा डाटा दो चीज यहाँ पे आया है। डेटा हमारा सिंपली डेटा है जिसको हम स्टोर करते हैं, और मेटा डाटा है जो एक डेटा का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है ना। इस डेटा को हम जैसे आज डिजिटलाइजेशन फॉर्म में बहुत ऐसे डाटा हमारा भरा हुआ है, लेकिन उसी एक में से हम किसी मेन कंटेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो यदि मेन कंटेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटा हुआ, और यदि उस ग्रुप और डेटा जो है वो मेटा डाटा हो गया, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क, इसमें भी उन्होंने बोला था कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सेकेंड है शास्त्री एंड रेड्डी का, इनका भी एक कंसेप्चुअल मॉडल था कि डिजाइन इज प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इंटरफेस इन 2009 में। सिंपल इंटरफेस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि डिजाइन का इंटरफेस कौन चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है। सपोर्टिव यूजर होना चाहिए, यूजर के लिए बिल्कुल ही आसान होना चाहिए जो आसानी से एक्सेस कर सके। सी है कि फैमिलियर टू यूजर होना चाहिए, जो भी इंटरफेस पर जो एक्सेस जो पहुंच रहा है वो फैमिलियर होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेटिव फीडबैक होना चाहिए,
उसके बाद डिजाइन डायलॉग होना चाहिए और प्रिवेंट एरर भी होना चाहिए। प्रिवेंट एरर बहुत ही यूजफुल चीज है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी डेटा को कंटेंट को एक्सेस करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए और वह एक्सेस नहीं हो रहा है। वही पर है प्रिवेंट एरर होना चाहिए ताकि डाटा आसानी से हमारा एक्सेस हो जाए। मल्टीमीडिया सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी डाटा को एक्सेस कर रहे हैं और वो डाटा मेरे मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो क्या इस तरह का कोई मोबाइल है तो उसमें डाटा एक्सेस नहीं हो रहा है, तो कंपनी को हमें महंगी मोबाइल लेनी पड़ेगी उस डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी डिजिटल लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर कर रहा है उसको यह समझना चाहिए कि हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी का फंडामेंटल ही है सोशल के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो कम्युनिटी में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कम दाम के मोबाइल है, बड़े दाम का मोबाइल है, तो कम दाम वाले उस डिजिटल लाइब्रेरी तक कैसे पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है, ठीक है ना, कि प्रिवेंट मल्टीमीडिया सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है ना, मल्टीमीडिया सपोर्ट होना चाहिए। सब में वह सब दिया जाए कि मल्टीमीडिया सपोर्ट हो और डाटा का एक्सेस कर ले। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये हमारे इंटरफेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर वह कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम आज यहाँ बैठे हैं और कोई पाबंदी नहीं कि हम यहीं पे बैठे हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन वर्क होता है, बहुत सारी कंपनियां जो लॉकडाउन में क्या की कि अपने जो फिजिकल स्पेस था, ऑफिस था, उसको बहुत रेंट देना पड़ता था। उसने क्या किया, अपना अपना ऑफिस को क्लोज कर दिया और होम टू वर्क, वर्क टू होम कर दिया पूरे एम्प्लॉय को, और पेमेंट अपना दे रहा है। लेकिन उसमें उसको भी फायदा है, क्या दोनों को फायदा है, एम्प्लॉय को भी फायदा है और एम्प्लॉयर को भी फायदा है। एम्प्लॉयर को क्या फायदा है कि उसको फिजिकल डिस्टेंस नहीं हुआ, उसको उस पर खर्चा नहीं हुआ। यदि एम्प्लॉय वहाँ जाता तो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लगता, वहाँ पे रहने का मेंटेनेंस का खर्चा रहता, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बहुत सारा खर्चा लगता। लेकिन वही एम्प्लॉय क्या है, अपने घर पे बैठा है और उसका काम हो जाए, उसको काम से मतलब है, वो अपना काम कर दे रहा है एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉय भी अपना काम कर दे रहा है, ऑनलाइन अपने घर पे बैठा हुआ है, अपना भी घर पे काम कर दे रहा है और वहाँ पर भी उसका भी काम हो रहा है। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद सर्विसेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। सर्विसेज ऑफ फर्म है, वो आपको अलर्ट करता रहेगा कि यह बुक आपके लिए नई वर्जन आ गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बार बार अलर्ट करते रहेगा, आपके अकॉर्डिंग आपको आवश्यकता है तो आप उसको एक्सेस कीजिए, नहीं सकता है एक्सेस नहीं कीजिए। उसके बाद डिजिटल रेफरेंस सर्विस। डिजिटल रेफरेंस सर्विस वही जो मैंने बताया कि वेब थीव्स अर्थात वेब एक वर्जन है जो इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी के बीच में एक मीडियम का वर्क करता है। यदि वेब नहीं हो तो फिर हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। जैसे गूगल पे हम लोग जाते हैं तो गूगल क्या है, गूगल भले हम कहते हैं कि गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, लेकिन सर्च इंजन में हम जाते कैसे हैं, तो उस इंटरफेस पे जाते हैं और वही इंटरफेस तो हमारा वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर कौन से यूज होता है तो सारा यूज जानना बेकार है, इसलिए थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि आखिर सॉफ्टवेयर कौन सा है डिजिटल लाइब्रेरी में जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल लाइब्रेरी में 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हम कुछ जाने। पहला सॉफ्टवेयर है डीएसपीएस। डीएसपीएस एक सॉफ्टवेयर है। दूसरा है ग्रीनस्टोन। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन हमने 2-3 सॉफ्टवेयर को ही यहाँ पे लाया है, डीएसपीएस, ग्रीनस्टोन एंड फेडोरा, ठीक है ना। तो पहला है डीएसपीएस। इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट कैप्चर आइटम इन एनी फॉर्मेट इन टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो in data. It is joint project of MIT Library and HP Lab. यह डीएसपीएस जो है यह MIT का लाइब्रेरी और HP लैब से ने इसको ज्वाइंट प्रोजेक्ट के रूप में इसको डीएसपीएस सॉफ्टवेयर को बनाया था डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। अर्थात इस डीएसपीएस सॉफ्टवेयर में वैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एक्सेस लाइब्रेरी को आसानी से हम कर सकें।
उसके बाद है ग्रीन स्टोन, यह भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और यह 1988 में डेवलप किया गया और यह मल्टीमीडिया डेवलप्ड था जो न्यूजीलैंड में हुआ था। उसके बाद है फेडोरा, फेडोरा सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर, ठीक है ना। यह भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये डोरा स्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है और यह अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, और वह 2003 में डेवलप किया गया है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन यह 3 सॉफ्टवेयर को मैंने आपको बताया ठीक है। अब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आप समझ गए होंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैंने पहले ही बता दिया था कि कन्वर्सन लाइब्रेरी टू डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से डिजिटल लाइब्रेरी में हम क्यों जाते हैं या लाइब्रेरी से डिजिटल लाइब्रेरी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसी में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन वहाँ पे है कि इसका एडवांटेज क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी का एडवांटेज है कि नो फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जांपल में दिया था कि सीबीएसई ऑर्डर से 1000 बुक्स सरस्वती विद्या मंदिर बड़ों से ना खरीदना है तो उसके लिए यदि स्पेस नहीं है लाइब्रेरी में तो एक अलग से रूम अलॉट करना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में जरूरत नहीं है। यदि सरस्वती विद्या मंदिर आपको गर्व से ना डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दे तो इसको प्लेस की एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है 24/7 एक्सेस अवेलेबिलिटी, आप 24 आवर इसको एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर अप्रोच है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन है। आपके फिजिकल लाइब्रेरी से यदि कोई बच्चे बुक्स को ले गए, ठीक है ना, डिजिटल लाइब्रेरी हमेशा अपडेट होता रहता है। इसका थोड़ा सा अवगुण भी होता है, इसका अवगुण क्या है उसको थोड़ा सा हम जान लें। उसका अवगुण क्या है उसके हम जान लें, बस 5 मिनट और समझ लीजिए ना, आपको हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, यह लास्ट टॉपिक है हमारा। इसमें पर है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, मींस डिजिटल लाइब्रेरी दोनों के लिए ही लॉस की बात आती है। पहला यूजर और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। जो डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप किया है उसके लिए भी लॉस की बात है और जो यूजर उसके लिए भी लॉस की बात है। तो दोनों की बात आती है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, अर्थात डिजिटल लाइब्रेरी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है वो किस तरह से डेवलप किया है, ऐसा डेवलप होना चाहिए कि जिससे सिंपल यूजर भी उसको आसानी से एक्सेस कर सके, वह सोशल भी हो और अच्छा से भी कर सके। दूसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कि वह इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे डिजिटल लाइब्रेरी जिसको जो यूजर एक्सेस तो कर ले उसके डेटा को, लेकिन उस डेटा को वह व्यक्तिगत रूप में कहीं डिस्प्ले नहीं कर सके, इसलिए वह कॉपीराइट भी होना चाहिए, अर्थात कॉपीराइट का भी उसके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि वह नहीं है तो उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एक्सेस, अर्थात डेटा को हम डिजिटल लाइब्रेरी से एक्सेस करते हैं तो उसका स्पीड, हमारे इंटरनेट का स्पीड कैसा है, हमारा इंटरनेट का स्पीड कैसा है, तो हम तो आसानी से इस बिल्डिंग में नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा हम यहाँ से निकल जाएंगे नीचे महुआ के पेड़ के पास, वहाँ जाकर हम एक्सेस कर लेंगे, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम इतना सारे इसमें कॉस्ट लगा रहे हैं और इसका स्पीड जो है हम किस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के नाम लीजिए, उनका भी नाम छोड़ दीजिए, नाम छोड़ दीजिए, कार्यालय
सचिन जी खड़े रहिए। आपकी जी बातें जरूर है, अगले बार आपकी अमृता जी नहीं, अमृता जी आपकी वाली और आपकी तीनों वाली म्यूजिक रंग जी और आपकी बात। चलिए आइए, 2-3 एंगल से 4-5 तरफ से देख लीजिए भाई उधर। चलिए खाली एक ख्याल रखना।